पहले इसको बैलेंस करेंगे, सी सी ये है, 4 ये हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2O O2 O2 2। तो हमें बस ये देखना है पहले सारे प्रोडक्ट गैस में हो, ये गैस में है, ये गैस में है, ये गैस में है, ये गैस में है। अब हमें इनमें से कोई एक की क्वांटिटी दी होगी, जैसे इसको दिया है 200, कहेगा ये कितना है, या 200 ml ये यूज़ हो रहा है तो ये कितना यूज़ होगा, या प्रोडक्ट कितना बनेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें जिसका दिया है उसके आगे का कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करना है, और उसके बाद जिसका फाइंड करना है उसका कोएफिशिएंट उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना करना है, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा उस रिएजेंट के लिए। प्रोडक्ट के लिए भी सेम टेक्निक। मान लो पूछे यहाँ कितना H2O बनेगा, तो CH4 तुम्हें पता दिया है, 200 CH4 का लिखा, उसका कोएफिशिएंट डिवाइड किया और जिसका जानना है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया तुम्हारा 400। ठीक। सेकेंड ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 2, लिमिटिंग रिएजेंट। ट्रिक बता रहे तो वो बता। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढते हैं, मान लो इसी एग्जांपल में हमें दिया है ये 200 ml है, ये 500 ml है। अब इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट माने वो जो कम हो, जिसकी कमी हो। तो उसके लिए हमें कोई भी एक रिएक्टेंट ले लेना है, तो हमें कोई एक का ले लेना है कि मान लो हमने एक का ले लेना है कि ये चलो इतना है, फिर हमें निकालना है कि दूसरे की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये वाला ट्रिक यूज़ करेंगे, तो ये हमें 200 दिया है, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और जिसका चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया 400। तो हमें पता चल गया कि हमें इसकी 400 ज़रूरत है, यानी ये 100 ml बच रहा है, एक्स्ट्रा है हमारे पास, यानी कमी किसकी है, बहस मत किए, पट से मार दे। इसमें क्या दे रहे, वही वाला दे दिया, ये ले लिया और ढंगी दे उसे। ये इधर का है मेरा, तो गाली गाली काम करते हो, उसका कैड तो नहीं किया गया, इसका तो हमको दोनों लेके बैठे हो। हम नहीं लिया, रिकॉर्डिंग चल रही है। उसमें पॉजिटिव लगाएगा थे इंसान, कहाँ लगा है भाई, लोग लगा हुआ है, ये हमको मेरा नहीं देंगे, पढ़ना लिखना है नहीं, बस बदमाशी का हाल है। अरे क्यों चेंज करे, उसी में लग जाता है फालतू। ये भगवान हम उल्टा कहाँ करें, उल्टा लगाया इधर। हमें पता चल गया ये 100 ml एक्स्ट्रा है, तो यानी लिमिटिंग रिएजेंट ये है, इसकी कमी हो जाएगी। इसको या तो हम मान लो ये एक हो गया, अगर हम इसकी रिएजेंट को ले लेते पहले 500 है, इस टेक्निक से अपना है तो 500 को इसका जो है उससे डिवाइड करेंगे और इसके सामने है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 250 हमें चाहिए। तो यानी इससे पता चल रहा है कि यहाँ हमें 50 कम है, क्योंकि ये 200 है, हमें चाहिए था 250, यानी 50 कम है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी बस ये कोई भी एक रिएजेंट ले लो, उसका निकालो कि दूसरे रिएजेंट कितना ज़रूरत होगी, उसको निकालने के बाद देख लो कि कौन कम पड़ रहा है कौन ज़्यादा पड़ रहा है, उससे तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। तो जो कम पड़ रहा है वो लिमिटिंग
अब हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ। ये भी गे-लुसॉक लॉ की तरह बहुत सिंपल है, बस समझ आना चाहिए। ये क्या कहता है, अगर गैसेस की वॉल्यूम सेम है, गैसेस की वॉल्यूम सेम है, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस है अगर उसकी वॉल्यूम सेम है, ठीक, तो दूसरी गैस जिसकी वॉल्यूम उसके बराबर है, एक गैस है जिसकी वॉल्यूम इतनी है, सेकेंड गैस है उसकी भी वॉल्यूम इसके बराबर है, ठीक। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैस में बराबर रखें, ठीक, वॉल्यूम तो अपने आप हो गई। यानी अगर किन्हीं भी दो गैसेज में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, मेन टेम्परेचर प्रेशर तो अधिकतर कांस्टेंट, मतलब अगर कोई कंडीशन हम ले हैं उसमें अधिकतर सेम ही रहता है, मेन वॉल्यूम गैस की चेंज कम ज़्यादा होती है। अगर हम दो गैसेस की वॉल्यूम बराबर बराबर रख लें सिमिलर कंडीशन पे, ये उसकी कंडीशन है, आउटसाइड की कंडीशन, अगर सेम वॉल्यूम रख लें, दोनों ही कंडीशन सेम रखें, तो उन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बस ये कहता है। अगर ये गैस है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, ये भी गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, कोई भी गैस हो इस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ये 200 ml है, ठीक, इसमें मान लो 5 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स है, ठीक, बस अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं इतना ही हो। और ये 200 ml है, इसमें कितने होंगे, इसमें भी 5 × 10⁻20 मॉलिक्यूल होंगे। अगर यही गैस 400 ml हो जाए तो जैसे वॉल्यूम डबल हुई वैसे ही मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 10⁻20 10 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स है, मोल नहीं है, मॉलिक्यूल्स, ठीक। पहले एवोगाड्रोस लॉ की, अब पहला न्यूमेरिकल, क्या दिया है, अंदर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर प्रेशर सेम है। यू कलेक्ट 2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है 2 लीटर, क्लोरीन है 3 लीटर, हाइड्रोजन है 5 लीटर, नाइट्रोजन है 4 लीटर, सल्फर डाइऑक्साइड है 1 लीटर। इन विच गैस विल देयर बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें से कौन सी गैस में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। तो हमने एवोगाड्रो लॉ से क्या पढ़ा था, जिसकी जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। इसमें किसके पास सबसे ज़्यादा जो है वॉल्यूम है, H2 के पास, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कितने किसके हैं, H2 के। H2 है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बात ध्यान देना, हम यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं ना कि एटम्स। जो गैस का मॉलिक्यूल होता है, मान लो ये H2 है, इसकी वॉल्यूम है 200, CO2 है, इसकी वॉल्यूम है 200 ml, तो इसमें जितने H2 मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही CO2 मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल सेम है, एटम नहीं। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और इसमें CO2 में कितने एटम हैं, 3, यानी सेम वॉल्यूम में एटम डिफरेंट है, एटम नंबर डिफरेंस हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, समझी। जो गैस का मॉलिक्यूल्स है वो सेम रहेगा, ठीक। अब सेकंड क्या पूछा है, द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे कम किस में है, सबसे कम जिसमें होंगे जिसमें वॉल्यूम सबसे कम है, वो क्या है, SO2, जिसमें वॉल्यूम है 1 लीटर, हैज़
least number of molecules. Second, if 50 cc of a gas A contains molecules Y molecules, how many molecules of gas will be present in 25 cc of B under similar condition? हमें दिया है 50 cc में कितने मॉलिक्यूल्स हैं Y 50 cc में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Y हमसे पूछा है फिर सिमिलर कंडीशन में 25 cc ऑफ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये हमें पता लगाना है। तो हम ये जानते हैं इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतना हम जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। इसमें हमें क्या देखना है, 50 cc में कितने मॉलिक्यूल्स, Y मॉलिक्यूल्स। तो 1 cc में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 cc में होंगे Y/50, Y/50 होंगे। अब हमें जानना है 25 cc में कितना होगा, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में इतने इक्वल मॉलिक्यूल होंगे, तो जितने A के होते उतने ही B के भी होंगे। तो हमें 25 cc में कितने A के मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 cc में इतना है, 25 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 25 2 जा 25 cc A में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Y/2। तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मॉलिक्यूल्स, तो 25 cc B में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Y/2। अब एवोगाड्रोस लॉ का टॉपिक खत्म हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास होता है बहुत छोटा, एक एटम का वजन होता है बहुत छोटा, उसको हम लोग ग्राम या केजी में तो नापना बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत 10⁻⁻20 -15 ऐसे वैल्यू आएगी, वो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो हम लोगों ने एक नई यूनिट बनाई जिसे कहते हैं, उसकी यूनिट को लिखते हैं AMU या ऐसे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये AMU होता क्या है, इसका कोई एक नाप दिया गया होगा कि 1 AMU इतना होता है। ये 1 AMU आया कैसे, ये आया गया, इसका एक पैमाना बनाया गया कि C12 क्या है, कार्बन। 12 क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन के कई आइसोटोप होते हैं, ऐसा आइसोटोप जिसमें मास नंबर 12 हो। ठीक, ये तुम्हारा मास नंबर है। ऐसा कार्बन का एटम जिसका मास नंबर 12 हो, उस कार्बन एटम का एटॉमिक वेट माना जाता है 12 AMU। ठीक, तो उसी का 1 AMU क्या हुआ, 1/2 इंटू 12 AMU ऑफ C12। हाँ, 1/12 इंटू 12 AMU ऑफ C12, यानी 1 AMU कितना हुआ, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। क्या 12 AMU मतलब AMU उसमें 12 का मल्टीप्लाई, यानी हमने ये माना है कि कार्बन 12 का जो वेट होता है उसे हम लोग 12 AMU मानेंगे, उसको एक AMU निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1 आ गया। ठीक, सो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, इसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है,
हम जानते हैं 1 AMU कितना होता है, ठीक। हम जानते हैं 1 AMU कितना होता है, एटॉमिक मतलब एक एलिमेंट का जितना भी वेट है उसको 1 AMU से जितना वेट होता है उससे डिवाइड कर देंगे। मान लो एलिमेंट का वेट है m उसका वेट है, E एलिमेंट है, ठीक। एलिमेंट का वेट m, 1 AMU का वेट हमें पता है, इसकी कोई वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देंगे तो कितने AMU वेट है वो हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही हर एलिमेंट का एक वेट निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं उसका एटॉमिक मास, जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1, हीलियम का हो गया 4, ऐसे ही ऑक्सीजन का हो गया 16, कार्बन का हो गया 12। तो ये जो एटॉमिक मास है ये सब AMU है। ये सब कौन सी यूनिट, AMU। अब ये हम ये तो कह नहीं सकते एक एटम का मास जो है 1 ग्राम है, वो तो बहुत भारी है 1 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वो तो बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसे AMU की यूनिट में दिखाते हैं। 1 AMU एक एटम का वेट है हाइड्रोजन का। अब बात है ऐसे, इस हिसाब से तो हर एटम का वेट जो है इसके मल्टीपल में होना चाहिए। मान लो 1 है तो फिर 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किसी का एटॉमिक वेट हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं 1.5 है या 1.4 है या 2.2 है, ऐसे होना ही नहीं चाहिए। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों होता है, अभी मत लिखो। ये इसलिए होता है क्योंकि एक एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का एक होता है 11 होता है मास नंबर वाला, एक आइसोटोप होता है 12 वाला, एक होता है 13 वाला, एक 14 तक भी होते हैं, सब होते हैं। अगर तुम थोड़ा सा कार्बन लेके आओ, सुनो पहले कार्बन लेके आओ, मान लो 1 किलो कार्बन लेके आए तो उसमें ये नहीं है कि 100% तुम्हारा कार्बन 12 ही होगा। मेजॉरिटी मान लो 90% या 98% तुम्हारा कार्बन 12 होगा। थोड़ी बहुत क्वांटिटी इन सब की भी प्रेजेंट होगी। किसी भी एलिमेंट को तुम कितना भी प्योर कर लो, उसका थोड़ी बहुत क्वांटिटी अलग अलग आइसोटोप की उसमें प्रेजेंट होती है। इसलिए मान लो ये तुम कार्बन लेके आए, इसकी अब तुम कैलकुलेशन कर रही हो, ठीक। तुम इसका एटॉमिक वेट एग्जैक्टली 12 ले लोगी तो वो तो उससे और अच्छा भी तुम निकाल सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक अगर नॉर्मल कार्बन लेते हैं तो उसमें अनुमानित या अप्रॉक्स जो है इतना इतना परसेंट ये प्रेजेंट है। मान लो ये 1% है, ये 0.2 है, ये 0.1% है, ठीक। इतना हमें पता है कि अगर हम 1 किलो कार्बन लाते हैं तो उसमें इतने परसेंट में इतने आइसोटोप प्रेजेंट होंगे ही। तो हम 12 क्यों लें उसके एटॉमिक मास, क्योंकि उसमें तो अलग अलग है। इससे अच्छा हम ऐसा कुछ ट्रिक निकालें कि इन सब का एवरेज आ जाए, ठीक। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास है उसमें वो जितना परसेंट होता है उतना मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया। 11 कितना है 1.8, 13 कितना है 0.2, 14 कितना है 0.1, इसको ऐड कर दिया। अब इसमें टोटल कितना परसेंट था 100, ऐड करके डिवाइड करने पे जो भी आएगा कुछ फ्रैक्शन में आएगा 12 पॉइंट समथिंग, मान लो 2 आया 12.2, तो हम लोग ये एवरेज वाला ले लेते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन और एग्जैक्ट हो जाती है। इसीलिए अधिकतर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में हमें दिए हैं उसका हम लोग फ्रैक्शनल वेट में ही तुम्हें दिखेंगे, कोई भी एग्जैक्ट वेट में बहुत कम दिखता है। यानी फ्रैक्शनल क्यों होते हैं,
क्योंकि उसमें कई सारे आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट के, उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक, इतना समझ गई। अब हमारे पास है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम में मास। अगर एटॉमिक मास जो होता है, जैसे मान लो किसी का एटॉमिक मास है 5 AMU, उसको हम लिख दें ग्राम में, उसको हम लोग ग्राम में लिख दें। 5 AMU को हम लिख दें 5 ग्राम। भले ही उसमें एक ही एटम नहीं होगा, कई एटम होंगे, लेकिन अगर हम लिख दें 5 इक्वल्स, नहीं मतलब अगर हम लिखें, मान लें कि हाइड्रोजन, मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास है 5 AMU, अब उसका हम पूछेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। कुछ नहीं करना, बस AMU के आगे ग्राम लगा देना है। 5 AMU एटॉमिक मास था, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 5 ग्राम। बस इतना जान लो, ग्राम एटॉमिक मास ये कहते हैं। अब ये यूज क्यों होता है? क्योंकि ये यूज होता है इसलिए, मान लो तुम्हारे पास है 50 ग्राम इसी एलिमेंट का, मान लो एलिमेंट X है, एलिमेंट X का 50 ग्राम है तुम्हारे पास। अब तुम 50 ग्राम में पूछ रहा है तुमसे, इसमें कितने ग्राम एटम है? ये 53 ग्राम एटम है। अब तुमसे ही पूछेगा कि इसमें कितने ग्राम X है। वो तो पहले ही एटम है ना। ग्राम एटॉमिक मास है ये तुम्हारा क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। तो इसके आगे हम लिखेंगे ग्राम एटम ऑफ X। अब अगर तुमसे पूछेगा ये कितने ग्राम X है, तो क्या करोगे? 50 ग्राम था, 50 में 5 ग्राम डिवाइड कर दोगी, तुम्हारा आ जाएगा कितना? 10। तो यानी ये 10 ग्राम X है। 5 ग्राम इस ग्राम को हम लोग लिखते हैं GM। फिर एटम को लिखा है, एमयू होना चाहिए ना। 5 ग्राम एटम ऑफ X। 5 ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो हम लिखते हैं 5 ग्राम एटम ऑफ X। मतलब एक्स का 5 ग्राम एटम ले लिया, नंबर नहीं दिया। नंबर जरूरी नहीं कि एक ही हो, कई हो सकते, लेकिन ये 5 ग्राम एटम है। अब इसमें पूछ रहा है नंबर कितने हैं। अब तुमसे पूछेगा ये GM वाला कितने ग्राम, इसे भी ग्राम कहते हैं, इसमें कितने ग्राम X है। मान लो जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक वेट होता है 16। ऑक्सीजन एटम का हम लोग ले रहे हैं, 16 AMU होता है, तो उसका ग्राम एटम कितना हो जाएगा? 16 ग्राम एटम हो जाएगा। 16 ग्राम एटम होता है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हुआ, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं 16 AMU हुआ। अब तुमसे पूछेगा क्या? तुमसे दे देगा कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी है 64 ग्राम। अब बताओ इसमें कितने ग्राम एटम ऑक्सीजन है। क्या करना है? बस 64 ग्राम दिया है, इसमें तुम 16 से डिवाइड कर दोगी, आ जाएगा तुम्हारा 4 ग्राम। इस GM को GM लिखोगी, जब डिवाइड होने के बाद जो है 4 ग्राम ऑफ O2 लिखोगी। पर वो पहले से ग्राम में दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट तुम ज़्यादा इसमें डिटेल मत जाओ, बस इसकी डेफिनेशन याद कर लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये तुम्हारा अभी नया नया है, इसको आगे पढ़ना। नहीं मतलब अब तुम्हें पता चलेगा 1 ग्राम एटम होता क्या है, या हम लोग
क्यों कहते हैं कि 5 AMU को हम लोग 5 ग्राम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं? पेन पेन अब तुम्हें पता चलेगा कि मान लो ये 16 AMU है, तो हमने इसे 16 ग्राम कैसे कर लिया या कैसे लिख दिया कि हम इसको ग्राम में 16 ही क्यों लिखते हैं। हमने एक पढ़ा था एवोगाड्रोस लॉ, अब हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रोस नंबर होता क्या है। तुम जानती हो 1 AMU माने, मान लो हाइड्रोजन का हम एग्जांपल लेते हैं, H2 का लेते हैं, इसका एटॉमिक मास यूनिट में एटॉमिक मास क्या होगा? 1 1 का होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 AMU। ठीक, अब ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, ध्यान से सुनो। ग्राम एटॉमिक मास, पहले तुमने ये डेफिनेशन लिख ली, ये ग्राम एटॉमिक मास की है 1 ग्राम एटम की। अब ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, ये नंबर देख रही हो, ये नंबर बहुत ही फेमस है, इसे कहते हैं हम लोग एवोगाड्रोस नंबर। आगे पूरी केमिस्ट्री में तुम यही पढ़ोगी। यह है एवोगाड्रोस नंबर। किसी भी एलिमेंट का अगर इतने एटम हैं, उसमें कितनी क्वांटिटी है देख रहे हो ना, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने एटम किसी एलिमेंट के जब तुम इकट्ठा करोगी, उसका वजन कितना होगा? उसका वजन जितना होगा उसी को हम लोग लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इससे कम करेंगे तो नहीं होगा। सुनो, ग्राम एटॉमिक मास इतने एलिमेंट में, एक एलिमेंट में तुम इतने एटम सिर्फ उसी के इकट्ठा करोगी, उसका जो मास होगा उसे हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब समझ आया ग्राम एटॉमिक मास क्या है? सब मिला के इतने एटम का वजन, इतने सारे एटम है तो ग्राम में तो आ ही जाएगा, जो वजन आएगा उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब बस ये समझ लो एक संयोग है, एक संयोग है कि जो AMU में जो वैल्यू होती है बस वही वैल्यू होती है, बस उसका यूनिट चेंज हो जाती है। एक एटम का जो है मास 16 AMU होता है, तो अगर उसको हम निकालेंगे कि इतने एटम का वजन कितना है, तो वो भी 16 ग्राम ही आएगा। वो जैसे भी निकालते हो बस समझ लो, जब भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ये एक संयोग है, बस तुम्हें ये समझना है। ठीक, अब ग्राम एटॉमिक मास समझ गई। अब 1 ग्राम एटम क्या होता है, या तुमसे पूछेगा इसमें 64 ग्राम O2 है, इसमें कितने ग्राम एटम है? ग्राम एटम पूछेगा, ग्राम मास नहीं पूछ रहा, ग्राम में पूछे अगर कितने ग्राम एटम है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उसे उसके एटॉमिक मास ग्राम वाले से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आए, मान लो यहाँ 4 आएगा तो यानी इसमें 4 ग्राम एटम O2 है। इसे देखो, ग्राम एटम पूछे कितने ग्राम एटम, तब तुम्हें उसका जितना भी दिया हो उसमें उसका ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड कर देना है। अगर पूछे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो AMU में जो होता है उसे ही बस ग्राम बदल के यूनिट में लिख देना है। एवोगाड्रोस नंबर हेडिंग डालो, एवोगाड्रोस नंबर। समझ गई क्या होता है एवोगाड्रोस नंबर? उसकी बस डेफिनेशन लिख लो, वो बस याद करने की चीज है। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुन लो। इसे सुन लिया, यही सबसे मेन है, इसे सुन लिया तुम्हारा सारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म।
इतने एटम को, इतने एटम या इतने मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं 1 मोल। यानी अगर हम कहें कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 मोल O2 है। अब ये 1 मोल बहुत ही गजब की चीज है, इसकी कुछ बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। Right. 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल। ठीक, 1 मोल का वजन कितना होगा? एटॉमिक मास इन ग्राम। जो AMU में मास था उसे बस ग्राम करके लिख दो, उसका वजन 1 मोल के बराबर होगा। तो किसी भी एटम का 1 मोल का वजन, उसका एटॉमिक मास जो भी हो उसको ग्राम में करके लिख दो। जैसे हाइड्रोजन का होता 1 AMU, तो हाइड्रोजन का 1 मोल का मास क्या होगा? 1 ग्राम। 1 मोल यानी इतने एटम का मास होगा 1 ग्राम। इतनी प्रॉपर्टी तो तुम जानती हो। एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जो सिर्फ गैस पे लागू होती है, ओनली फॉर गैस, इसको मत भूलना। अगर कोई भी गैस है, कोई भी गैस, उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, यानी उसमें इतने एटम या मॉलिक्यूल्स हैं। एटम तब कब लोगी जब कोई सिंगल डिजिट का गैस, जैसे मान लो हीलियम है, उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, तब हम ले लेंगे कि ये जो है इतने एटम। लेकिन अगर मान लो O2 है, तो इसका एक गैस का एक मॉलिक्यूल हुआ ना, एक एटम से तो गैस बन नहीं रही है, तो एक मॉलिक्यूल से तो लिखेंगे हम 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर हैं, तब हम उसे कहेंगे ये 1 मोल O2 है। समझी? अगर गैस है और अगर ये 1 मोल है, तो चाहे जो गैस हो, तो चाहे जो गैस हो, तो चाहे जो गैस हो, उसका वजन कितना होगा? उसके एटॉमिक मास ग्राम। जब गैस हीलियम गैस है, हीलियम गैस तो जो है एक ही एटम से बन जाएगी। एक हीलियम का मॉलिक्यूल जिससे गैस बनी है वो तो एक ही He से बन जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन O2 में प्रेजेंट है ना, कोई ऐसे सिंगल ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है नहीं, तो O2 में प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तब जाके 1 मोल O2 हुई। ठीक, तो डबल हो गया ना। बोल लेना, मॉलिक्यूल तो एक है ये। हाँ, तो इसका वेट डबल नहीं हो जाएगा? वेट तो डबल हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल तो 1 मोल रहेंगे, वेट तो 32 हो जाएगा, 16 1 मॉलिक्यूल का वेट भी तो बदल जाएगा। ठीक, इतना समझ गई? अगर 1 मोल है तो उसका एटॉमिक मास उसके AMU में ग्राम में कर दिया। अगर वो गैस है तो हमें उसकी वॉल्यूम भी पता चल जाएगी। अगर वो गैस है और वो 1 मोल है उसमें, यानी उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो चाहे जो गैस हो उसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर एट STP, अगर टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है। ओनली फॉर गैसेज, नॉट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। ये 3 चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी है, अभी के लिए भी, आगे की न्यूमेरिकल सारे इन्हीं 3 चीजों पे हैं। आगे 11 में 12th में भी बस यही चीज है। अगर तुमने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन O2 से बनती है, उसमें एटॉमिक मास नहीं होगा, मॉलिक्यूल मास बोला जाएगा उसे। मॉलिक्यूल मास कितना होगा? 32, 16 32। ठीक, ये बात में तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तब हम आगे न्यूमेरिकल में बढ़े। ट्रिक, पहली ट्रिक, एवोगाड्रोस नंबर। आगे आओ, पीछे चली जाए, नहीं, उधर नहीं इधर आओ तुम। वो समझा
जाता था, ये ऊंचा ये नीचे उधर कहाँ आ से दिखेगा। तो एविगाडो मुंह बंद रहेगा। एविगाडोस नंबर कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻23। नहीं ये नहीं होता जी, खुद नहीं बताया 6.0 23 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन में यही ले लो, इजी रहेगा। ठीक, 6.0 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल भी कहते हैं। 1 मोल कितना होता है? 6 इंटू 10⁻23 एटम्स, या वेट इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का जो वेट होगा 1 मोल का भी वेट वही होगा। और अगर गैस है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? 22.4 लीटर इफ गैस। क्या बोला? 1 मोल वेट इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। इसका वाटर का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 18। तो 18 जो है 18 ग्राम 1 मोल हुआ। तो 18 ग्राम 8 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल हुआ। इतने एटम है, इतने एटम का वजन 18 ग्राम। समझी? और इसमें एटम्स नहीं मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि वाटर हम पूरा गिन रहे हैं, ये एटॉमिक मास हमने पूरे का लिया है। तो हम लोग कहेंगे कि 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट 18 ग्राम है। ठीक, और अगर ये स्टीम है यानी गैस में है तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 22.4 लीटर। बस यही है। चाहे गैस अगर है तो चाहे जो गैस हो, अगर वो 1 मोल है तो उसकी वॉल्यूम इतनी ही होगी। और कुछ बोल बताया थे ना, GMU ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बस तुम समझ लो, इसका मतलब है हाउ मेनी मोल्स। यानी अगर तुम्हें हम 36 ग्राम वाटर दें तो उसमें कितने मोल है, उस 18 से डिवाइड कर दोगे जब 2 मोल आया। ठीक, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का क्या मतलब है? उसमें कितने मोल्स हैं। अगर तुमसे पूछे नंबर ऑफ ग्राम एटम, बस बता देना उसमें कितने एटम कितने मोल्स हैं। ठीक, जैसे मान लो तुम्हें दिया है 36 ग्राम वाटर में कितने ग्राम एटम्स हैं, कितने मोल्स निकालने के लिए 18 से डिवाइड कर दोगे, 2 आ जाएगा, यानी उसमें 2 ग्राम एटम्स हैं। ठीक, दिया हो तो उसको चेंज कर देना है। दिया हो चाहे ना दिया हो, तुम्हें पता है वाटर होता है H2O, तुम इसका निकाल सकती हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, H का 1 होता है तो 2, 16 + 2 18। ठीक,